संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। भैया आज 27 अगस्त है और 27 अगस्त के समाचार हमन आपके आगू लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। समाचार के क्रम जो है वह बहुत सक्सेसफुल चलत है। अच्छा लागत है कि आप मन के जो लाभ भी होते और भाई आप मन के संग जुड़े के जो मौका मिला थे मोला तो महुला बने अकन खुशी दे थे, यानी कि गाड़ा गाड़ा अकन मोर गझा जात हो खुशी ले। ज्यादा समय नहीं लन, हिंदी में आत हो और शुरू करत हूँ। पहला समाचार लंपी स्किन डिसीज पर। यह समाचार मैं अपने न्यूज वीडियो में पहले भी चर्चा करता रहा हूँ, आज ये चर्चा दोबारा होगी। समझिएगा इस न्यूज को बहुत ध्यान से। लंपी स्किन डिसीज जिसे अभी पशुओं का एक बहुत घातक या संक्रामक रोग माना जा रहा है। संक्रामक का मतलब एक से दूसरे पशु में फैलने वाला, जिस तरह से कोरोना के बारे में बात की जाती है, ये पशुओं का कोरोना साबित हो रहा है, क्योंकि ना तो कोरोना की वैक्सीन आई है अब तक और ना ही लंपी स्किन डिसीज की कोई वैक्सीन बनी है। पशुओं को क्वारंटीन पे रखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है या उन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पे मजबूर होना पड़ रहा है। इंसानों में तो समझ होने के बाद भी पालन नहीं कर रहे हैं, जानवरों में तो ये दिक्कत और बढ़ जाएगी। अभी हाल फिलहाल में दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, महासमुंद, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, यहाँ तक कि रायगढ़, बस्तर, कांकेर, ऐसे जो जिले हैं हमारे, वो बड़ी तेजी से इससे प्रभावित हुए हैं। इस रोग में पशुओं के शरीर पर छोटे छोटे दाने उभर आते हैं और पशुओं के शरीर में ऐंठन उत्पन्न होती है। बाद में उन्हें ज्वर होता है और अंत मौत के साथ हो जाता है। ये रोग अब छत्तीसगढ़ में पांव पसार चुका है। मैं इसके बारे में चर्चा करते हुए आपको बताया था। अफ्रीका से ये रोग आया और फिर वहां से होता हुआ उड़ीसा और उड़ीसा से होता हुआ छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुका है। इस रोग को पशुओं की छोटी माता रोग कहा जा रहा है या कैटल, पशुओं के लिए यूज किया जाने वाला शब्द कैटल चिकन पॉक्स कहा जा रहा है। छत्तीसगढ़ इससे बहुत पीड़ित है, इसको थोड़ा ध्यान रखें। आपके आसपास भी ऐसे अगर पशुओं का जमावड़ा है तो उसकी सूचना आप पशु विभाग को दे सकते हैं, अगर इस तरह के पशुओं में लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो। आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज पर चलते हैं। लोन वर्राटू अभियान, एक वो समाचार अगेन जिस पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, फिर से एक बार इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लोन वर्राटू अभियान दंतेवाड़ा क्षेत्र में दंतेवाड़ा की पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा एक अभियान है। इस अभियान का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो वो होता है घर वापसी। किनकी घर वापसी? नक्सलियों की घर वापसी। वो जो दिशाहीन हो चुके हैं उनके घर वापसी का अभियान। इसमें पुनर्वास योजना चलाई जा रही है। पुनर्वास योजना का अर्थ है अगर आप वो मार्ग छोड़कर वापस आते हैं तो समाज की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आपको आर्थिक लाभ दिया जाएगा, आपको रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे ताकि आप मुख्य धारा से जुड़ सकें। ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं और इसी क्रम में बहुत सारे नक्सलवादियों ने आत्मसमर्पण करना शुरू भी किया। हाल फिलहाल में कल की मिली जानकारी के अनुसार 5 ऐसे नक्सली रहे जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 5 लाख के इनामी नक्सली से लेकर 1 लाख के इनामी नक्सली तक शामिल हैं। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण निकल करके आया नंदा नाम का एक नक्सली। ये नक्सली 1 लाख का इनामी नक्सली था, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है नंदा नाम के नक्सली से जुड़ी हुई घटना। नंदा नाम के नक्सली की जानकारी के अनुसार जो उसने खुद दी, ये पता चलता है कि भाजपा के विधायक भीमा मंडावी के हत्याकांड में वो शामिल रहा था, उस दल का हिस्सा था। इससे बहुत सारी और जानकारी प्राप्त हो सकती है। किस षड्यंत्र के तहत ये किया गया, क्या कॉन्स्पिरेसी थी इसके पीछे, राजनीतिक एक पूरा विवाद, एक पूरा परिदृश्य खड़ा हो सकता है। देखते हैं क्या निकल करके आता है आने वाले दिनों में इस पे। तो भीमा नाम के, नंदा नाम के इस व्यक्ति को जरूर जानिए और लोन वर्राटू अभियान यानी घर वापसी अभियान को जानिए। दंतेवाड़ा पुलिस, बस्तर क्षेत्र। फिर बात करते हैं दीप आशा या फिर दीपाशा कह दिया जाता है। ये क्लोन बछिया है और आशा नाम की एक जो मादा वन भैंसा थी उससे उसके बाल और कान के आसपास के कुछ टिश्यू लेकर के, उत्तक लेकर के क्लोन तैयार किया गया था और फिर उससे उत्पन्न ये बछिया अभी हाल फिलहाल में इसके कृत्रिम गर्भाधान की खबर समाचार पत्र पर स्थान प्राप्त कर सकी। कृत्रिम गर्भाधान यानी कि अगेन एक ऐसी साइंटिफिक विधि जिसमें संतति का जन्म जो है वो परखनली में किया जाता है और निषेचन की क्रिया, और उसके बाद उसे प्लांट कर दिया जाता है गर्भाशय में। तो ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी और ये पहली बार हो रहा है कि किसी क्लोन से उत्पन्न पशु पे कृत्रिम गर्भाधान अपनाया जा रहा है। देखते हैं कितना कारगर होता है, ये जानना जरूरी है हमें। ये सब कुछ करनाल डेयरी अनुसंधान संस्थान जो हरियाणा में है उसके देखरेख में हो रहा है। और आपको पता ही है वन भैंसों के संरक्षण का कार्य छत्तीसगढ़ में कहाँ चल रहा है।
उदंती अभ्यारण्य कहाँ है? गरियाबंद। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर चलते हैं। ISBT सितंबर 2020 यानी इसी साल सितंबर माह में प्रारंभ हो जाएगी और जो इसकी टेंटेटिव डेट है वो तो सामने नहीं आई है। ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर के दूसरे हफ्ते तक इसे प्रारंभ कर दिया जाएगा। और इसका फुल फॉर्म क्या है पहले ये देखते हैं। तो इंटर स्टेट बस टर्मिनल, अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल जो तैयार किया जा रहा है रायपुर में, और वो क्षेत्र अगर आप प्रॉपर नाम याद रखना चाहें तो रावण भाटा फिल्टर प्लांट के पास ये तैयार किया जा रहा है। इसका जो आकार रहेगा, आकार की चर्चा नहीं करके लागत पे चर्चा करते हैं। 52 करोड़ रुपए की लागत से ये तैयार किया जा रहा है और देखते हैं ये क्या इस कोरोना काल में सही समय पे पूरा हो पाता है या नहीं। हालांकि इसकी कनेक्टिंग रोड अब तक बन नहीं पाई है, एक विवाद फंसा हुआ है। विवाद जमीन अधिग्रहण को लेकर के है। रायपुर में आपको पता ही है एक बहुत फेमस मठ है, दूधाधारी मठ, उसकी जमीन और इस क्षेत्र की जमीन को लेकर एक विवाद है। अगर वो सुलझा लिया जाता है तो काम जल्दी पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं हेमंत कुमार साहू जी की। हेमंत कुमार साहू एक शिक्षक हैं छत्तीसगढ़ में, और अगर उनका क्षेत्र देखें तो कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अभनपुर यानी रायपुर में पदस्थ हैं। और इन्होंने हाल फिलहाल में जितने शिक्षा के लिए नवाचारी तकनीक अपनाई, पढ़ाई के नए नए तरीके विकसित किए, अपने छात्रों को मजाक मजाक में जिस तरह से विज्ञान विषय से अवगत कराया, परिचित कराया, नए नए तरह के प्रोजेक्ट बनाने के लिए उनको प्रेरित किया, इन सब बातों को देखकर उन्हें नेशंस प्राइड बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए चयन किया गया है। तो अब छत्तीसगढ़ के एक शिक्षक दर्ज होने वाले हैं नेशंस प्राइड बुक ऑफ रिकॉर्ड। इसके साथ साथ आपसे एक प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स पे इसका उत्तर लिख करके मुझे जवाब दीजिए। छत्तीसगढ़ की किस एकमात्र शिक्षिका को इस साल राष्ट्रपति के द्वारा मिलने वाले शिक्षक पुरस्कार के लिए या राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है और उनका संबंध कौन से जिले से है? इनको तो नेशंस प्राइड बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए चुना गया है। अब बात करते हैं इनके बारे में। और इन्होंने हाल फिलहाल में मेरा साइंस प्रोजेक्ट, जब कोरोना नहीं आया था उसके पहले की बात बता रहे हैं, एक प्रोजेक्ट तैयार किया था जो उन्होंने कबाड़ से तैयार करवाया था अपने बच्चों से, यानी वेस्ट चीजों से साइंस का प्रोजेक्ट। ऐसे शिक्षकों की हमारे राज्य को जरूरत है, ऐसे शिक्षकों की नहीं जो हर बात बात पर, छोटी छोटी बातों पर आंदोलन आदि खड़ा करने लग जाते हैं या छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने लग जाते हैं। मेरा बहुत मन है ऐसे शिक्षकों की सूची में बहुत सारे छत्तीसगढ़ के शिक्षकों को देखने का। तो भाई उम्मीद करते हैं और शिक्षक इनसे प्रेरणा ले सकेंगे। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर गीतेश अमरोहित। डॉक्टर गीतेश अमरोहित नाम से तो पता चल गया डॉक्टर हैं, और ये PhD वाले डॉक्टर नहीं हो करके बिल्कुल फिजियोथेरेपिस्ट वाले डॉक्टर हैं और डोंगरगांव में पदस्थ हैं। इनके बारे में मैं पहले भी चर्चा किया हूँ। देखिए आज बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं जो मैं पहले चर्चा करते आया हूँ, तो जो मेरे न्यूज वीडियो देख रहे हैं हम इन पे चर्चा करते आए हैं। अभी हाल फिलहाल इनकी एक नई किताब सामने आई है, किताब है छत्तीसगढ़ी शब्दकोश। ये शब्दकोश अपने आप में छत्तीसगढ़ PSC की तैयारी कर रहे छात्रों, उसके अलावा जो स्कूल शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत जरूरी साबित होने वाला है। ये ऐसा शब्दकोश है जिसमें छत्तीसगढ़ी के शब्दों के अनुवाद हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिए हुए हैं, या फिर अंग्रेजी और हिंदी के शब्दों के अनुवाद आप छत्तीसगढ़ी में ढूंढ सकेंगे। तो गीतेश अमरोहित जी को बधाई इस किताब के लिए। छत्तीसगढ़ के PSC के अभ्यर्थियों को इसकी बहुत जरूरत थी। अब बात करते हैं इन्होंने इससे पहले और क्या किया है। तो गीतेश अमरोहित जी ने इससे पहले छत्तीसगढ़ पहरा या छत्तीसगढ़ पहाड़ा नाम की एक किताब लिखी थी, जिसके लिए उनको सम्मानित भी किया था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ी कखहरा यानी वो कख गघ जो हम पढ़ते थे, 12 खड़ी जिसे कहते हैं, उसका भी छत्तीसगढ़ी रूप इन्होंने पेश किया था। बिलासा साहित्य सम्मान 2020 के लिए इसी साल उनको चुना गया था और ये सम्मान इस साल उन्हें प्राप्त भी हुआ। तो बधाई हो गीतेश अमरोहित जी को। अब बात करते हैं त्रिमूर्ति प्लांट साइंस। ये कहाँ है? त्रिमूर्ति प्लांट साइंस लिमिटेड हैदराबाद की एक कंपनी है जो छत्तीसगढ़ में हाइब्रिड बीजों का आपूर्ति करने का काम करती है। यानी छत्तीसगढ़ राज्य इनसे बीज खरीदता है, ऐसे बीज जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हो सकते हैं या बीमारियों से लड़ने की क्षमता वाले बीज होते हैं। हाल फिलहाल में इस कंपनी को लेट लतीफी और अपने पूरी जानकारी ना देने के कारण ब्लैक लिस्टेड करने का कल प्रपोजल विधानसभा में रखा गया है। अब आने वाले समय में त्रिमूर्ति प्लांट साइंस लिमिटेड बैन होने वाली है या छत्तीसगढ़ में ब्लैक लिस्टेड होने वाली है। इसने छत्तीसगढ़ में व्यापार करने के लिए जितनी राशि जमा कराई थी वो भी जब्त कर दी जाएगी। तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। इन्होंने हाइब्रिड बीज का DNA मार्कर प्रोवाइड नहीं किया छत्तीसगढ़ को, इसलिए कार्यवाही की जा रही है। अब बात करते हैं जंगल सफारी और मैत्री बाग की। मैं आपको कल के समाचार में बताया था कि हमारे कानन पिंडारी बिलासपुर वाले जू को
2 साल के लिए एक्सटेंशन मिला है, 2 साल के लिए, और उसकी मान्यता बढ़ा दी गई है। इसी बीच खबर ये भी आई कि नेशनल जू अथॉरिटी ने छत्तीसगढ़ के 2 और संस्थान, जिसमें जंगल सफारी नया रायपुर और उसके अलावा मैत्री बाग भिलाई जिला दुर्ग, इसकी भी मान्यता 2-2 साल के लिए बढ़ा दी है। जंगल सफारी की मान्यता खत्म हुए 6 माह हो चुके थे और 6 माह से वो बिना लाइसेंस के चल रहा था। अब ऐसा नहीं होगा, ये मान्यता बढ़ा दी गई है, तो बधाई इन दोनों संस्थानों को। अब आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़िया सोयाबीन 2। छत्तीसगढ़िया सोयाबीन 2 एक नई प्रजाति है जो विकसित की गई है, जाहिर सी बात है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के द्वारा। ये प्रजाति हाल फिलहाल में बहुत सक्सेसफुल रही, उत्पादन इसका बहुत अधिक है, रकबा बढ़ जाता है इसमें, कम क्षेत्र में ये अधिक उत्पादन दे देती है, इस कारण जानी गई। तो इसका सैंपल भेजा गया था केंद्रीय बीज उप समिति को। अगेन मैं आप पे इस तरह की एक न्यूज पे पहले भी चर्चा किया था और मैं आपको बताया था केंद्रीय बीज उप समिति के अनुमति मिलने के बाद ही व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन शुरू हो पाता है किसी भी चीज का। तो ये अनुमति मिल गई है और अब छत्तीसगढ़िया सोयाबीन 2 का उत्पादन 8 राज्य करने वाले हैं, यानी छत्तीसगढ़ उन्हें निर्यात करेगा। कौन से 8 राज्य हैं? तो भाई तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और तेलंगाना है। तो इतने सारे राज्य हैं जो अब छत्तीसगढ़ से सोयाबीन 2 प्राप्त करेंगे और व्यावसायिक उत्पादन करेंगे। इससे पहले आपको याद होगा चावल की 3 किस्म, जिसमें छत्तीसगढ़ राइस, छत्तीसगढ़ प्रोटीजीन राइस और बस्तर का बौना राइस, ये 3। इसके अलावा कुसुम की एक प्रजाति, एक मसूर की प्रजाति, इस तरह की प्रजातियों को पहले भी छत्तीसगढ़ से अनुमति प्राप्त हुई है। तो छत्तीसगढ़ कृषि विश्वविद्यालय अच्छा काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं निर्यात तत्परता सूचकांक। ये पहली बार जारी हुआ और ये राष्ट्रीय समाचार भी है, लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ का क्या रैंक है हमें वो देखना है। निर्यात तत्परता सूचकांक नीति आयोग ने जारी किया, पहले चीज तो ये समझते हैं, और नीति आयोग इसको पहली बार जारी किया है देश में। निर्यात तत्परता सूचकांक का मतलब है कि वो राज्य जो अपने प्रोडक्ट को निर्यात करने के लिए बहुत विलिंगनेस रखते हैं, इच्छा रखते हैं और उसके लिए कार्य अच्छे से कर रहे हैं। तो ये 2-3 आधारों पर जारी किए गए, जैसे समुद्र तटीय राज्यों के आधार पर अलग और मैदानी राज्यों के आधार पर अलग। मैदानी राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़ को 8वां स्थान मिला है, जो हमारे पड़ोसी मध्य प्रदेश जिसका 12वां स्थान है उससे तो कहीं बेहतर माना जा रहा है। वैसे 8वां स्थान भी कोई बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता, लेकिन परीक्षा के लिहाज से आपको 8वां स्थान याद रखना पड़ेगा। जब मैदानी राज्यों की बात आई है तो आपका मन करता होगा कि आप पहले दूसरे को जाने। पहले स्थान पर राजस्थान है मैदानी राज्यों में, दूसरे पे तेलंगाना है, तीसरे पे हरियाणा है। इस तरह की ये सूची आगे बढ़ी। अब एक चीज और समझते हैं, समग्र रूप से अगर देखा जाए, यानी कि हर तरह के निर्यात को अगर देखा जाए, तो इसमें गुजरात ओवरऑल पूरे देश में टॉप स्टेट के रूप में उभर करके सामने आया। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां से निर्यात सबसे ज्यादा होता है या तत्परता के साथ किया जाता है। यह संभव भी दिखाई देता है। क्यों? इसका सीधा सा उत्तर है भाई, समुद्र तटीय क्षेत्र है, निर्यात आसान हो जाता है। अब बात करते हैं रायपुर हेरिटेज सेंटर की। ये अगेन एक बहुत महत्वपूर्ण समाचार बन के निकलने वाला है। रायपुर नगर निगम की पुरानी बिल्डिंग, अब तो नई बिल्डिंग बन गई है जिसे व्हाइट हाउस कहा जाता है। तो जो पुरानी बिल्डिंग थी अब वो किसी काम आ नहीं रही थी, अब इसका वो कायाकल्प किया जा रहा है, इसको रिनोवेट किया जाएगा, फिर से नए कलेवर में सजाया जाएगा। और सजाया कैसे जा रहा है ये जानते हैं। इसे सजाया जाएगा छत्तीसगढ़ की महान विभूतियों, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी हो, साहित्यकार हो, उनकी याद के साथ उनके स्टैचू लगाए जाएंगे और उनके जीवन से जुड़े हुए स्मृति चिन्ह यहाँ सहेज कर रखे जाएंगे। यानी एक प्रकार का म्यूजियम बनने वाला है ये। तो जब आप रायपुर घूमने जाएं तो मालवीय रोड में जरूर पहुंचे और वहां आपको ये देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं तेलीबांधा और बूढ़ा तालाब की। तेलीबांधा और बूढ़ा तालाब लगातार चर्चा पे रहे हैं। मैं आपको पहले भी बताया कि प्रदेश में एक योजना चल रही है, सरोवर धरोहर योजना, और इसके तहत ये जो 2 तालाब है, तेलीबांधा और बूढ़ा तालाब, अब यहाँ एक नई सुविधा भी शुरू की जा रही है, ड्रिप सिंचाई सुविधा। ड्रिप सिंचाई क्या होता है? इसे हिंदी में अगर देखें तो टपक सिंचाई भी कह सकते हैं। अब देखते हैं टपक सिंचाई क्या होता है। भगवान शंकर के ऊपर एक घड़ा रखा हुआ देखा है, जिसमें से बूंद बूंद पानी टपक रहा होता है, यानी जितना जरूरत केवल उतना ही पानी प्राप्त हो। अगर पौधों को भी ऐसा हो तो सिंचाई भी होती रहेगी और जल की हानि भी कम होगी। अब इन तालाबों के आसपास के क्षेत्र में जो सौंदर्यीकरण के लिए पौधे लगाए जा रहे हैं, उनको इसी स्प्रिंकलर विधि से या टपक सिंचाई विधि से सिंचित किया जाएगा। पानी भी बचेगा, सौंदर्यीकरण भी होगा। बेहतर योजना है, रायपुर प्रशासन अच्छा काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना कुछ था आज के समाचारों में। अब हम अगले न्यूज वीडियो में जब आपसे मिलेंगे तो बजट पे चर्चा हो सकती है। तैयार रहिएगा पेन कॉपी रख के।
तो भाई आपको पता है न्यूज़ खत्म होने के बाद क्या करना है, लाइक का बटन होता है, दबा देना है, कमेंट करना है भर भर के, ताकि आप और हम बात करते रह सकें, और शेयर करिए दोस्तों से ताकि आपका और हमारा परिवार और बढ़े। मिलते हैं।